पाकिस्तानी हिस्से वाले पंजाब में वेस्टर्न पंजाब बोले हम, लहंदा पंजाब बोले, यहाँ पर 1947 के बाद ख़ास तरीके से यहाँ की रूलिंग एलीट ने, यहाँ की स्टेट ने, यहाँ की शराफिया ने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि पंजाब ने कभी मुज़ाहमत नहीं की, पंजाब हमेशा हमला आवरों का साथ देता आया है, पंजाब ने कभी किसी हमला आवर को डट कर शिकस्त नहीं दी। ये नैरेटिव जिसको स्टेट ने, रूलिंग एलीट ने, पॉलिटिकल एलीट ने, हर तरह के जितने भी यहाँ हुक्मरान तबकात रहे, उन्होंने नसाब के ज़रिए, कोर्स के ज़रिए प्रमोट किया। अभी हाल ही में पाकिस्तान के मशहूर कॉलम निगार भी हैं, दानिश्वर भी हैं, एंकर भी हैं, वीलॉग भी अपना करते हैं, जावेद चौधरी साहब स्टडी बहुत करते हैं। इन्होंने 17 फरवरी को अपने प्रोग्राम में, जो ये प्रोग्राम करते हैं न्यूट्रल, इसमें फिर एक मरतबा ये कहा कि पंजाब ने तो कभी हमला आवरों के खिलाफ मुज़ाहमत नहीं की, पंजाब कभी हिस्ट्री में नहीं लड़ा, पंजाब ताकतवरों के साथ मिल जाता है। ये ऐसी बातें हैं कि जो मुसलसल की जाती हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा ही है? पंजाब ने क्या कभी मुज़ाहमत नहीं की? क्या पंजाब ने कभी भी किसी हमला आवर के खिलाफ डटा नहीं पंजाब? ये आज समझने और जानने की कोशिश करते हैं री थिंक विद उमर जावेद में। व्यूअर्स को री थिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान बनने के बाद चूँकि ये कोशिश की गई कि यहाँ के जो लोकल कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, सिविलाइजेशन है, यहाँ के जो इस खित्ते की असल हिस्ट्री है, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, इसको ख़त्म किया जाए और इसके ऊपर एक मसनूई तरह की कौमियत बिठा दी जाए कि जी ना कोई पंजाबी है, ना सिंधी है, ना बलूची है, ना पठान है, ये सिर्फ पाकिस्तानी है। अब ये बिल्कुल ही एक गलत, एक गैर सियासी, एक गैर तहजीबी, बल्कि इसको ऐसा कहा जाए जहाँ जो आज की दुनिया का मुस्तरद शुदा नज़रिया है कि जहाँ लोकल कल्चर को ख़त्म कर दिया जाए, लोकल डायनामिक्स को ख़त्म कर दिया जाए। और इसका नतीजा 1971 में बांग्लादेश की अलहदगी की सूरत में आया भी। उसके बावजूद ये बातें की जाती हैं पंजाब में कि जी पंजाब ने कभी हमलावरों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत नहीं की, कभी मुकाबला नहीं किया। कुछ हल्के ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़रूर हिस्ट्री पर सही मायनों में जो काम किया पंजाब की, ईस्टर्न पंजाब जो इंडिया का पंजाब है वहाँ पर तो बहुत ज़बरदस्त काम है। कुछ हिस्टोरियंस भी हैं जैसे बुद्धा प्रकाश जैसे, अजीज़ुद्दीन साहब जैसे, जिन्होंने बड़ा इस सवाल से काम किया है। कई पंजाबी जो ज़ुबान से वाबस्ता लोग हैं, ज़ुबान और अदब के, उन्होंने भी काम किया है। इस वीलॉग में अगर हम तेज़ी से देखें कि प्राइमरी सोर्सेज, यानी जब हमले यहाँ होते थे उस वक्त के प्राइमरी सोर्सेज, चाहे वो लिटरेचर की सूरत में हो, हिस्ट्री की सूरत में हो, वो क्या कहते थे कि पंजाब का किरदार क्या होगा। तो पंजाब पर वैसे तो आर्यंस के दौर से हमले होते आए हैं, जब ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पर ड्रावर्ड्स रहते थे और आर्यंस आए, और फिर आर्यंस के ही एक लेफ्टिनेंट जनरल इंदर के हवाले से बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं कि जो बिल्कुल रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है वो पंजाब पर हमले की, वो सिकंदर यूनानी, अलेक्जेंडर जिसे कहा जाता है, जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोनिया भी हम उसको कह सकते हैं, जिसको यहाँ के जो सरकारी मौरख हैं वो सिकंदर आज़म कहते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, हालांकि वो लुटेरा था, दुनिया को लूटने निकला था। तो उसने जब पंजाब पर हमला किया तो अब ये सारा रिकॉर्ड है, क्योंकि ग्रीक का या इन लोगों का ये सिस्टम था कि जहाँ भी ये हमला करते थे इनके साथ हिस्टोरियंस भी होते थे और उनकी बातें रिकॉर्ड की जाती थी। अब मैं किसी लोकल हिस्टोरियन की बात नहीं करूँगा। यहाँ पर जो किंग पोरस था, महाराजा पोरस था, पंजाब का जो उस वक़्त का किंग था, उसने जिस तरीके से मुकाबला किया, जिसे बैटल ऑफ हेडा पैसेस भी कहते हैं, ये 326 BC में जो जंग हुई थी, इस पर जो आर्यन हिस्टोरियन है, अब आर्यन जो है ये रोमन एम्पायर में पहली सदी का, फर्स्ट सेंचुरी का रोमन एम्पायर में ग्रीक हिस्टोरियन था, फिलासफर था, ये लिखता है कि बहुत सख्त यहाँ पर मुज़ाहमत दी, मुकाबला किया पोरस ने सिकंदर यूनानी का। और उसके बाद प्लूटैक, ये एक और जो है वो ग्रीक हिस्टोरियन है, इसकी किताब एक है पैरेलल लाइव्स, ये भी फर्स्ट सेंचुरी का हिस्टोरियन था। इसने कई जर्नलों का तकाबल किया इस किताब में, पैरेलल लाइव में, कई ग्रीक और रोमन फिगर्स का। इसमें भी ये कहता है कि सिकंदर को बहुत सख्त मुज़ाहमत दी पोरस ने। पोरस हारा, सिकंदर यहाँ से गया नहीं गया, वो बात जो है वो
कंट्रोवर्शियल है, उसको कई लोग कहते हैं कि शिकस्त हो गई, कई कहते हैं कि शिकस्त नहीं हुई, लेकिन मुज़ाहमत बहुत सख्त थी पोरस ने। इसके मुकाबले में अगर हम देखें, जो उस वक्त की सुपर पावर फारस थी, ईरान थी, उसका जो बादशाह डेरोस था, वो किस तरीके से डेरोस भाग गया था, उसको शिकस्त हो गई थी, लेकिन पोरस ने यहाँ मुकाबला किया। अब ये हम खुद आपके सामने ग्रीक और रोमन सोर्सेस पेश कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम मिडीवल पीरियड की बात करें तो बाबा फरीद जो हैं 12वीं सेंचुरी के पंजाब के मशहूर शायर, दानिश्वर, जिनकी काफ़ियों को, जिनकी बाबा फरीद की शायरी को ग्रंथ साहब में भी शामिल किया गया। बाबा गुरु नानक बड़े अंडर इन्फ्लुएंस थे। ये जिस तरीके से मुज़ाहमती अदब लिख कर ये कहते हैं कि पंजाब पर जिस तरह हमले हो रहे हैं, पंजाब को जिस तरह लूटा जा रहा है, पंजाब की जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनकी मेहनत को, यानी किसानों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, ये भी हमें पूरा पता चलता है। उसके बाद खुद बाबा गुरु नानक की जो सिखिज़म के हवाले से जो उन्होंने बुनियाद रखी, उसको एक तरफ रखते हुए अगर हम ये देखें कि बाबा गुरु नानक के ही दौर में, यानी 1525 में जब बाबा गुरु नानक थे, बाबा गुरु नानक का 1539 में बाबा गुरु नानक मरे हैं, उससे पहले 1525 में जब बाबर यहाँ हमला कर रहा था तो गुरु नानक ने बाबर वानी लिखी। ये बाबर वानी भी आम मिल जाती है, इंग्लिश में भी है, पंजाबी में भी है। इस बाबर वानी में जिस तरीके से गुरु नानक, जो बाबर और उसकी फौज जुल्म ढा रही है यहाँ के लोगों पर, पंजाब के लोगों पर, वो बहुत बेहतरीन तरीके से बयान करते हैं। बाबर के जुल्म को, मुग़ल आर्मी के जुल्म जो यहाँ हो रहा था पंजाब में, उसको समझने के लिए इससे बेहतर और कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है जो बाबा गुरु नानक ने जो है वो लिखा था कि किस तरीके से पंजाब पर यह जुल्म हुआ, बाबर की फौजों ने जुल्म ढाया। उसके बाद अगर हम देखें तो नादर शाह जो था, नादर शाह ईरानी, नादर शाह फारसी, आप उसको कह लें, जिसने दिल्ली को बहुत लूटा था, लेकिन ज़ाहिर बात है वो दिल्ली लूटने से पहले, जाने से पहले पंजाब में आया था 1738 में। इसके खिलाफ भी मुकाबले की कोशिश की गई, मुज़ाहमत की कोशिश की गई। और नजाबत नाम के एक शायर जिनका ताल्लुक आज के सरगोदा से था, इन्होंने 18वीं सेंचुरी के ये शायर थे, इन्होंने नजाबत दी वैर के नाम से, या इसको नादर शाह दी वैर भी कहा जाता है, लिखा। और इसमें उन्होंने कहा कि नादर शाह जितना जुल्म कर रहा है, इस जुल्म का इसको कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और फिर नादर शाह को अच्छी भली यहाँ के जो सिख थे, जो जंगलों में उसको रह रहे थे, उनकी तरफ से मुज़ाहमत भी मिली। अहमद शाह अब्दाली, एक और लुटेरा अफ़गानिस्तान का जो यहाँ लूटने के लिए आया था, इसको भी इसने लूटा, जाकर आगे पानीपत, दिल्ली, यानी पंजाब से आगे भी ये गया, लेकिन पंजाब में सिखों की तरफ से भरपूर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। अब इस हवाले से जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो बाबा बुल्ले शाह का भी है और वारिस शाह का भी है। वारिस शाह अपनी हीर में भी जिक्र करते हैं किस तरीके से पंजाब को तबाह किया जा रहा है। ख़ास तौर पर ये शहर जंदयाला का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से तबाह किया जा रहा है। बुल्ले शाह की शायरी के अंदर भी है, क्योंकि ये बुल्ले शाह और वारिस शाह ये दोनों ऐसे थे कि दोनों ऐसे पंजाब के दानिश्वर थे कि जिनके दौर में ही मुग़ल एम्पायर का ज़वाल आ रहा था। अब ये तो हमने बात की कुछ प्राइमरी सोर्सेज की, जिसमें अब हम देखते हैं खालिस्तान जो सिख गुरुज थे उन्होंने किस तरीके से मुज़ाहमत की। जो गुरु अर्जुन देव थे, 5वें गुरु, इन्होंने जहांगीर की ताकत को नहीं माना। जहांगीर जिस तरीके से पंजाब में लूट मार कर रहा था, टैक्सेशन कर रहा था, गरीबों से टैक्स ले रहा था, यहाँ यानी ज़रात पर जिस तरीके से लूट मार करना चाह रहा था, उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की, जिसको बेशक मजहबी रंग दे दिया जाता है, लेकिन गुरु अर्जुन ने मुज़ाहमत की और 1606 में जहांगीर ने इनको हलाक करवाया था बाकायदा तौर पर। उसके बाद गुरु तेग बहादुर, ये 1675 में जो मुग़ल किंग था औरंगज़ेब, इसकी इन्होंने इताअत कबूल नहीं की, इनको भी मारा गया। उसके बाद जो गुरु गोबिंद साहब थे, इनके 4 जो बेटे थे, यानी जो आखिरी गुरु थे, उनके 4 बेटे जिनको 4 साहबजादे भी कहा जाता है, इनमें से 2 जंगों में मारे गए और 2 को देगों में उबाला गया, यानी देगों में उबाला भी गया और उसके बाद इनको ईंटों के पीछे चुनवा भी दिया गया। इसके बावजूद इन लोगों ने अपना सर नहीं झुकाया औरंगज़ेब के हाथों। और इसके बाद अगर हम जिक्र करें तो बहुत मशहूर बगावत एक मानी जाती है बंदा सिंह बहादुर की। इन्होंने तो पंजाब की ये डिसाइपल थे, शागिर्द थे गुरु गोबिंद सिंह जी के। इन्होंने तो पंजाब में उस वक्त के जागीरदारी निज़ाम को हिला कर रख दिया था, जागीरदारी निज़ाम को एक लिहाज से तबाह कर रख दिया था। इनकी भी बहुत ज़बरदस्त मुज़ाहमत मानी जाती है।
اور اس کے بعد رنجیت سنگھ کا اقتدار جس طریقے سے قائم ہوا، رنجیت سنگھ نے آج کے پورے انڈین پنجاب، پاکستانی پنجاب، جموں کشمیر، ہریانہ، ہماچل پر اپنی حکومت قائم کی، وہ بھی ایک ہسٹری ہے۔ تو یہ انگریزوں کے دور تک کی ہسٹری ابھی ہم بیان کر رہے ہیں۔ آپ اگر کہیں گے کمنٹس کی صورت میں تو انگریزوں کے دور میں بھی 1857 سے 1947 تک جس طریقے سے پنجابیوں نے مزاحمت کی وہ ہم ضرور بیان کریں گے۔ اس دور میں بھی بہت زیادہ مزاحمت کے واقعات ہیں، شخصیات ہیں، بہت کچھ ہے اس میں، غدری موومنٹ بھی ہے، بھگت سنگھ کی بھی تحریک ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ لیکن یہ سارا جو ہم نے حوالے دیے، حملوں کے بارے میں بتایا، یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ اکثر جو حملہ آور تھے یہ نارتھ سے آتے تھے، جو آج کا افغانستان ہے، آج کا سینٹرل ایشیا ہے۔ اگر یہ ان ملکوں پر قبضہ کرتے تھے تبھی یہ پنجاب آ پاتے تھے، یعنی ظاہری بات ہے ایسا نہیں تھا کہ وہاں کے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ وہاں سے شکست کھا کر پنجاب آ رہے ہیں۔ پہلے یہ نارتھ کے علاقوں کو کنٹرول کرتے تھے، پھر یہ پنجاب کی طرف آتے تھے، بلکہ ساؤتھ کی طرف بھی یہ چکر تھا۔ 712 میں جب محمد بن قاسم نے قبضہ کیا تھا کراچی سے لے کر ملتان تک، دیبل سے لے کر ملتان تک، تو پہلے ساؤتھ اس نے کنٹرول کیا تھا، اس کے بعد ہی پھر آگے پنجاب پر حملہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا فیکٹ یہ کہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ پنجاب کو ایسٹ کی طرف سے جو حملہ ہوا، جسے سکھ اینگلو وارز بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ سکھ اینگلو وارز نہیں، ان کو اصل میں اینگلو پنجابی وارز کہنا چاہیے، کیونکہ انگریزوں کے خلاف جب انگریز یہاں قبضہ کر رہے تھے 1840s میں، تو یہاں کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے بھی سکھوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا۔ تو یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ ایسٹ کی طرف سے پنجاب پر حملہ ہوا تھا، جو آج کا انڈیا، یہاں پر حملہ ہوا تھا۔ اور اس جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اس کی فوج میں جو آج کے انڈیا کے علاقے ہیں، ان کے سپاہی بھی شامل تھے، ان کے بھی جو جسے پوربی کہا جاتا ہے، پوربی جو آج کا اتر پردیش، دلی یا اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، یہ فوج بھی شامل تھی اور یہ پنجاب پر حملہ آور ہوئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی قیادت میں۔ تو یہ کچھ ایسے اہم فیکٹس کہ جن کو بالکل بھی نہیں بتایا جاتا پاکستان میں خاص طور پر، اور جس طرح ہم نے ذکر کیا شروع میں، جاوید چودھری صاحب نے جو اپنا ویلاگ کیا اس میں ان میں سے کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ تو بہتر ہوگا کہ ہم پنجاب میں کسی کو ہسٹری بتاتے ہوئے پوری بات سامنے رکھیں، پنجاب کی جو ہسٹری ہے اس کے پرائمری سورسز کو بھی دیکھیں، یعنی جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں اس بارے میں اس وقت کیا لکھا جا رہا ہے، ایسے سورسز کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ پنجاب کی مزاحمت کے حوالے سے کیا گیا ویلاگ ری تھنک ود عمر جاوید کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید۔ شکریہ۔